यूक्रेन और रसिया के बीच शुरू हुए विवाद के बाद से ही भारत सरकार द्वारा मिशन गंगा अभियान के तहत भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में उत्तराखंड के छात्र जो पारस अग्रवाल हैं, उनको भी मिशन गंगा के तहत उत्तराखंड लाया गया है भारत सरकार द्वारा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पारस अग्रवाल जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या हैं यूक्रेन के हालात और वर्तमान स्थिति में भी, क्योंकि इनके कई दोस्त अभी यूक्रेन में या उसके आसपास के देशों में फंसे हुए हैं। इनसे हम जानेंगे क्या हालात हैं अभी वहाँ के, और क्या कहना था, कितनी कठिन स्थिति थी जब सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत वहाँ से निकाला था। पारस जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पारस जी, जब आपको सरकार ने निकाला था तो यूक्रेन की क्या स्थिति थी, और जो रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा था वो उसको लेके मतलब कितनी कठिन परिस्थिति थी आपके सामने और सरकार के सामने? परिस्थिति तो काफ़ी ख़राब थी क्योंकि वहाँ पे वॉर वगैरह होना शुरू हो गया था, मिसाइल्स अटैक्स हो रहे थे जगह जगह पे। तो हमको ये नहीं पता था कि अगला अटैक कहाँ पे होगा, क्योंकि सब लोग सहम गए थे, डर गए थे। तो उसमें बस हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरीज़ वगैरह आ रही थी बराबर। हमको ये बोला गया था कि आप लोग अभी कितना भी टाइम लग सकता है, क्योंकि बाकी गवर्नमेंट काम कर रही है अपने एंड पे, बाकी आप अपनी तरफ से थोड़ा राशन वगैरह या थोड़ा कैश वगैरह निकाल के रखिए। और जैसे कि अटैक्स वगैरह वहाँ पे हो रहे थे, तो उसकी वजह से जैसे कि लोग एटीएम्स में पैसे निकालने जा रहे थे बार बार, तो उससे पैसे नहीं मिल रहे थे लोगों को। एक तरीके से महामारी टाइप का हो गया था, क्योंकि जो राशन वगैरह भी था सब कुछ नहीं मिल रहा था एक तरीके से, क्योंकि दूध वगैरह जल्दी ख़त्म हो जा रहा था। तो वहाँ पे जो खाने पीने का सामान है, क्योंकि जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, तो वहाँ पे जो वेज का सामान था वो भी बहुत कम मिल पाया हम लोगों को। लेकिन जितना भी था हमने स्टॉक करके रखा 1 महीने तक का राशन। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने हमको 2 से 3 दिन के अंदर एडवाइजरी देके, मैं बॉर्डर क्रॉस कर चुका था 3 दिन में, और वहाँ से पूरा गवर्नमेंट ने ख्याल रखा हमारा। और रोमानिया बॉर्डर पे भी हमको वहाँ से रिसीव किया, बसेस में बिठाया, हमको शेल्टर हाउस लेके गए, वहाँ हमको 4 दिन ठहराया। उसके बाद हमारी फ़्लाइट, तो हमारे पास जब एडवाइजरी आई तो हम बस वगैरह से हम रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचे अपने खर्चे पे। तो वहीं तक था जो मेरा खर्चा हुआ वहाँ पे। उसके बाद रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद 1 भी रुपया नहीं लगा मेरा घर तक पहुँचने का, क्योंकि वहाँ से रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद गवर्नमेंट ने हमको, मतलब एम्बेसीज़ के वॉलंटियर्स ने हमको रिसीव किया। वो लोग हमको कैपिटल में शेल्टर हाउस तक ले गए, वहाँ हमको 3-4 दिन ठहराया। वहाँ हमारा खाने का ध्यान पूरा रखा गया, हमारे मतलब ज़रूरतमंद चीज़ें कि जैसे कि आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, आपके अंडरवियर बनियान, या फिर आपका और कोई भी ज़रूरतमंद का सामान हो, जैसे कपड़े अगर आपके गंदे हो रहे हैं, आपको कपड़े नहीं चाहिए, तो वो तक आपको प्रोवाइड किए गए। आपको रजाई, कंबल, तकिए के कवर, A to Z सारा चीज़ का ख्याल रखा गया। और उसके बाद वहाँ से हमको गवर्नमेंट ने रिसीव किया 2 तारीख को रात को, और हमको वहाँ से फ़्लाइट के लिए ले गई एयरपोर्ट। वहाँ से हमको फ़्लाइट में बिठाया गया और हम 3 तारीख को सुबह दिल्ली लैंड हुए। वहाँ हमको उत्तराखंड सरकार के लोगों ने रिसीव किया। उसके बाद उन लोगों हमको वहाँ ले गए उत्तराखंड सदन। वहाँ से उन लोगों ने हमारी टैक्सी वैक्सी करा के हमको हमारे घर तक पहुँचाया। पारस जी, अभी भी आपके कई दोस्त जो कि दूसरे देश के होंगे और यूक्रेन में फंसे होंगे, क्या उनके लिए उनके देश के लोग कुछ वैसी व्यवस्था कर रहे हैं जैसी भारत सरकार ने की है? मतलब उनको खाली ये एडवाइजरी दे दी है कि वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, बाकी कोई हेल्प नहीं है उन लोगों को एज सच, जैसे इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। उन तक बस इतना ही कहा जा रहा है कि उनको कि आप बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए, और आपको जो भी आना है, आपको अगर अपने घर तक भी जाना है तो आपको अपने खर्चे पे जाना है। कि बॉर्डर क्रॉस करने तक की बस गवर्नमेंट ने ये परमिशन ले रखी है कि उनका सिटीज़न बॉर्डर क्रॉस कर ले। बाकी जो भी खर्चा हो रहा है या जो भी वो परेशानियाँ उठा रहे हैं, उनमें उसका कोई भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी और कुछ ऐसी बातें भी सामने आई थी कि दूसरे देश के जो छात्र हैं वो भारतीय तिरंगा लेके निकल रहे हैं भारतीय छात्रों के साथ, क्योंकि रूस भारत का मित्र देश कहा जाता है, और रूस की सेना जो है तिरंगे जो लिए छात्र थे उनको कुछ कह भी नहीं रही थी, ऐसा बताया जा रहा था। उस पर आपका क्या कहना है? क्या आपने कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं, ऐसा कुछ सुना? मतलब मेरे साथ जितने भी गए थे वो तो सारे इंडियंस थे, लेकिन जो मेरे दोस्त मेरे बाद में निकल के आए हैं कीव वगैरह से या खारकीव वगैरह से बसेस के अंदर, तो उनके साथ भी कुछ पाकिस्तानीज़ ने उनको कांटेक्ट किया कि हमको भी ले चलो अपने साथ, क्योंकि हम भी फिर निकल जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ इस झंडे के अंडर में, वरना हमारे को कोई रोक देगा या फिर हमें कोई दिक्कत आ सकती है रोड वगैरह में। और बाकी जब मेरी बस जो मेरी 50 जनों की, हमारी 50 इंडियंस की जो बस थी जो हम लोग करके निकले थे, उसकी भी चेकिंग नहीं हुई थी, क्योंकि बॉर्डर्स से पहले चेक पॉइंट्स होती हैं हर एक सिटीज़ की। तो उस चेक पॉइंट्स पे भी हमको डायरेक्टली पास कर दिया गया था, हमारी बस को नहीं रोका गया था। अच्छा, तिरंगा लगा था आपकी बस पे? जी, हमारी बस पे 2-2 तिरंगे लगा रखे थे हम लोगों ने, आगे और पीछे दोनों तरफ। वहाँ पे जैसे कि भारत सरकार के 4 मंत्री थे और 4 मंत्री लगातार अभी भी बने हुए हैं वहाँ पे, और युद्ध जैसी स्थिति है। क्या बात हो रही है आपके दोस्तों से, किस तरह की स्थिति बता रहे हैं वहाँ की? और क्योंकि स्थिति तो काफ़ी बिगड़ती जा रही है, किस तरह की स्थिति है अभी वहाँ पे? स्थिति काफ़ी मतलब बद से बदतर होती जा रही है यूक्रेन के अंदर, क्योंकि अभी वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, क्योंकि पुतिन भी बोल चुका है कि अब मतलब समझौता नहीं हो पा रहा है। तो उसके चक्कर में उन्होंने ब्लास्ट वगैरह की फ्रीक्वेंसीज़ बढ़ा दी है, हमले वाले की फ्रीक्वेंसीज़ बढ़ा दी हैं, अटैक्स बराबर हो रहे हैं।
और जो बम ब्लास्ट हैं, अब क्या है कि सिविल वॉर भी हो सकता है, क्योंकि जब एक तरीके से आर्मी हारना शुरू करेगी तो लोग जो नापसंद करते हैं रशिया को या पुतिन को, तो वो भी रोड पर उतर जाएंगे लड़ाइयों के लिए। तो उससे क्या हो सकता है, चोरी चकारी या मार धाड़ ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए जो बच्चे अभी जो फंसे हुए हैं कुछ, तो वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी निकले, उनके पास जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एडवाइजरी आए। आप भारत जब से आए हो तब से आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई संपर्क किया गया आपसे? जी, हमसे हमारे टीचर्स वगैरह ने बराबर पूछा कि आप लोग सेफ़ली पहुंच गए हैं, नहीं पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्होंने हमको ये भी इन्फॉर्म किया गया कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी 12 मार्च से। अच्छा, अभी नहीं चल रही हैं? जी, अभी उन्होंने हमको होल्ड पे रखा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पहले आप लोग अपनी हेल्थ वगैरह देखिए, आप लोग अपनी मेंटल स्टेट देखिए, आप लोग एकदम सेटल्ड हो जाइए, आप सेफ़ली घर पहुंच जाइए, उसके बाद हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। अच्छा, उत्तराखंड की सरकार की तरफ से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से कई छात्रों को फ़ोन किया गया, कि आपको भी कोई ऐसा फ़ोन आया था? मेरे को फ़ोन नहीं आया था, लेकिन जब मैं उत्तराखंड सदन गया था तो वहाँ के जो वॉलंटियर्स वगैरह थे, यहाँ के या कार्यकर्ता जो लोग थे, उन्होंने हमारी बात कराई थी मुख्यमंत्री जी से। और मुख्यमंत्री जी से हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि आप हमारे क्षेत्र के हैं, खटीमा के पास के, तो जब भी हमारा उस साइड आना होगा हम ज़रूर मिलेंगे आप लोगों से। हमारे साथ थे पारस अग्रवाल जी, इन्होंने बताया कि यूक्रेन की स्थिति काफ़ी ख़राब है और उस विषम परिस्थितियों में भी भारत सरकार ने बेहतरीन काम करते हुए छात्रों को वहाँ से निकाला, जबकि दूसरे देश के जो छात्र हैं वो अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। और कई देशों ने तो ये तक कह दिया कि आप यूक्रेन से निकलिए और अपने पैसों से, अपने खर्च से यूक्रेन के आसपास के देशों से अपने देश वापस आइए।